हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, ठीक है। इसमें हम पिछली क्लास में कर चुके थे भारत के जलवायु में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, उन सभी के बारे में। इसी के साथ साथ भारत में वर्षा का वितरण, जो कि वर्षा के परिवर्तित स्वरूप के आधार पर इन्हें अलग अलग 4 भागों में विभाजित किया गया है, इन सब के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा भारतीय जलवायु या भारत की जलवायु में जो टॉपिक है वह है भारतीय मानसून, ठीक है। भारतीय मानसून, भारतीय मानसून, ठीक है मित्रों। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम मानसून शब्द के बारे में देखेंगे। मानसून शब्द यह किस भाषा से बना है? मानसून शब्द यह अरबी भाषा के मौसम से बना है, ठीक है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है क्या है? जिसका अर्थ मौसम या ऋतु, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? मौसम या ऋतु। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। जबकि इसी शब्द को अगर हम देखते हैं मलयालम भाषा के मॉनसून से, ठीक है। मानसून शब्द को मलयालम भाषा की मॉनसून से मलयालम भाषा के मॉनसून, ठीक। मलयालम भाषा के मॉनसून से देखते हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है? सामयिक पवन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामयिक पवन। सामयिक पवन, ठीक है। मलयालम भाषा के मॉनसून का अर्थ होता है सामयिक पवन। सामान्यतः मानसून एक सामयिक पवन ही है, जो क्या है? सागर तथा महाद्वीप के अंतर्गत, महासागरों तथा महाद्वीप के अंतर्गत क्या है? विभिन्न भौतिक प्रभावों से क्या होता है? वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलता है। ये पवनें जो सामयिक पवनें होती है वो क्या होती है? सागर और महाद्वीपों के अंतर्गत विभिन्न भौतिक प्रभावों के कारण क्या करती है? वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदल लेती है, ठीक है। मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति के लिए तापमान और वायुदाब, ठीक है, इनकी उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से क्या उत्तरदायी है? तापमान एवं वायुदाब, ठीक है। तापमान एवं वायुदाब, ये क्या है? इनकी उत्पत्ति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। अब मानसून शब्द की या मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में हम देखते हैं कि समय समय पर अनेक सिद्धांतों एवं अनेक मतों का प्रतिपादन किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं मानसून से संबंधित या मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम सिद्धांत ब्रिटिश विद्वान हेली ने 1686 में दिया था, जिसमें उन्होंने हवा की प्रकृति का अध्ययन किया था, ठीक है। इन्होंने हवा की प्रकृति का अध्ययन किया था। तो सबसे पहले जो मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? ब्रिटिश विद्वान हेली, ठीक है। ब्रिटिश विद्वान हेली, जिन्होंने क्या किया था? 1686 में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित
1686 ईस्वी में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने हवाओं की प्रकृति का अध्ययन किया। ठीक है, हेली ने क्या किया? हवाओं की प्रकृति का अध्ययन किया। हवाओं की प्रकृति का अध्ययन किया। ठीक है, ब्रिटिश विद्वान हेली ने 1686 में मानसून की उत्पत्ति से के संदर्भ में सबसे पहला मत प्रतिपादित किया, जिन्होंने इसमें हवाओं की प्रकृति का अध्ययन किया और बताया कि ये विशिष्ट हवाएं क्या है, ये सामयिक जो पवनें हैं वो क्या हैं, 6 महीने जल से स्थल की ओर तथा 6 महीने स्थल भाग से जल की ओर अर्थात महाद्वीपों से महासागरों की ओर चलती है। ठीक है, लेकिन 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कुछ सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया गया, उन सिद्धांतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 20वीं शताब्दी के उपरांत वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला वर्ग है, एक तो आधुनिक मत। ठीक है, पहला एक तो आधुनिक मत और दूसरा चिर सम्मित सिद्धांत। ठीक है, 20वीं सदी के उपरांत इन मतों को 2 भागों में, इन सिद्धांतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला चिर सम्मत सिद्धांत, चिर सम्मत सिद्धांत। ठीक है, चिर सम्मत सिद्धांत या फिर क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी और दूसरा था आधुनिक मत सिद्धांत। आधुनिक मत। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत, इन 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला सिद्धांत देखते हैं, चिर सम्मत सिद्धांत। क्लासिकल थ्योरी में या संस्थापित संकल्पना में देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टाम्प व बेकर ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टाम्प व बेकर। ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टाम्प एवं बेकर। स्टाम्प और बेकर, क्लासिकल हाइपोथेसिस या संस्थापित संकल्पना। ठीक है, चिर सम्मत सिद्धांत में सबसे पहले था संस्थापित संकल्पना। ठीक, क्लासिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टाम्प और बेकर थे। स्थल भाग शीघ्र गर्म, इनके अनुसार स्थल भाग शीघ्र गर्म तथा जल्दी ही ठंडे होते हैं। स्थल भाग शीघ्र गर्म तथा शीघ्र ही ठंडे होते हैं, जबकि जलीय भाग या जल क्या होता है, देरी से ही तो गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। किनके अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? संस्थापित संकल्पना क्लासिकल हाइपोथेसिस के अनुरूप, जो स्टाम्प और बेकर ने बताया था कि महाद्वीप या महाद्वीप या फिर स्थल भाग कह दें, स्थल भाग या धरातल जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे होते हैं, जबकि जलीय भाग देरी से ही तो गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में स्थल से शीघ्र गर्म हो जाने के कारण न्यून वायुदाब उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में स्थल भाग जल्दी ही गर्म हो जाने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, तथा शीत ऋतु में शीघ्र जल ग्रहण न कर पाने के कारण ठंडा रहता है, तथा वहाँ पर क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से शीत ऋतु में, इस प्रकार से जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में जल से स्थल की ओर पवनें चलने लगती है, तथा जलीय क्षेत्र में ऐसे उद्गम होने के कारण ये पवनें क्या होती है, आर्द्रता ग्रहण करके लाती है, और इन पवनों से व्यापक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में स्थल भाग पर तो वायुदाब निम्न होता है और जलीय भाग पर अधिक होता है। ऐसी कंडीशन में जब ये पवनें जल से स्थल की ओर गति करती है तो आर्द्रता लेकर के साथ में आती है, और जिसके कारण से क्या हो जाती है, इन पवनों से घनघोर वर्षा होती है। ठीक है। और शीत ऋतु में यह प्रक्रिया विपरीत हो जाती है। फिर शीत ऋतु में यह प्रक्रिया विपरीत कैसे हो जाती है, स्थल भाग ठंडा हो जाता है और जलीय भाग क्या होता है, देरी से गर्म होने के कारण उस टाइम पे फिर वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर पवनें क्या हो जाती है, स्थल से जल की ओर गति करने लगती है, और स्थल से जल की ओर गति करते समय वह पवनें क्या करती है, शुष्क होती है। ठीक है। अर्थात शीत ऋतु में जब स्थलीय भागों से पवनें ठंडे भागों से उच्च वायुदाब से जलीय भागों के तरफ या गर्म क्षेत्रों में चलने लगती है, निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर चलती है, तो वहाँ पर क्या होती है, आर्द्रता नहीं होने के कारण वह वर्षा नहीं कर पाती है। ठीक है। तो ये पवनें क्या होती है, स्थल से जल की ओर चलने लगती है। ठीक है। इन पवनों का उद्गम स्थल से होने के कारण ये पवनें शुष्क होती हैं और इन पवनों से वर्षा नहीं होती है। इसी प्रकार ऋतुओं के अनुसार जब बदलती परिस्थितियों के कारण ग्रीष्मकालीन अर्थात दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है एवं शरदकालीन जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून या मानसून का प्रतिगमन, ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति होती है। किसके कारण, संस्थापित संकल्पना के कारण। ठीक है। एक बार देखिए मैप से, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं हम, यहाँ पर विषुवत रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब यहाँ से पवनें दक्षिणी गोलार्ध से जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ठीक है, ये क्या हो जाती है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होने के कारण से, ठीक है, यहाँ पर निम्न दाब है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर निम्न दाब है, स्थल भाग गर्म है, ठीक है, जिसके कारण तापमान अधिक, टेम्परेचर हाई है तथा प्रेशर क्या है, लो है, निम्न दाब है। तो ऐसी स्थिति में पवनें क्या होती है, यहाँ से विषुवत रेखा को पार करते हुए ये पवनें दक्षिणी पूर्वी पवनें क्या हो जाती है, अपने मार्ग में परिवर्तन करते हुए उत्तरी गोलार्ध में जो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर गति करने लगती है। ठीक है। इस प्रकार से यह दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो कि दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है वह विषुवत रेखा को पार करके किस में बदल रही है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन के रूप में। ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के रूप में यह क्या आगे बढ़ती है, और भारत की स्थलाकृति कुछ इस प्रकार की है कि यह क्या करती है, इन पवनों को दो भागों में बांट देती है, जिसके कारण इसकी एक शाखा जो कि अरब सागरीय शाखा, ठीक है, और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा इस प्रकार से उत्तर की ओर बढ़ती है। ठीक है। ये पवनें उत्तर की ओर बढ़ती है। अब यहाँ पर सूर्य किस जगह पर चमक रहा है, यहाँ पर सूर्य
जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। ठीक है, कर्क रेखा पर होता है। ठीक है, कर्क रेखा पर होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, अधिक, और वायुदाब कम होगा। ऐसी स्थिति में पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करते समय, अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, उच्च दाब है, जलीय भाग क्या है, यहाँ पर देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है, और स्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में स्थल भाग यहाँ पर गर्म है, लेकिन यहाँ पर जलीय भाग क्या है, देरी से ठंडा होता है, देरी से गर्म होता है। तो यहाँ से पवनें उच्च वायुदाब से क्या है, निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये गति कर रही है। ठीक है, निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। ठीक है, जो कि ये क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन। ठीक है, यह है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। इस प्रकार से भारत में फिर ये क्या करती है, आकर के भारत में तेज वर्षा कर देती है। तो इसी प्रकार से ये मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से फिर वापस जब सूर्य कहाँ पर होता है, मकर रेखा पर, अर्थात जो शीत ऋतु होती है। ठीक है, जो सूर्य की स्थिति अभी तो उत्तरायण है, उत्तरायण में होने पर जल से स्थल की ओर पवनें चल रही है, और जब सूर्य की स्थिति धीरे धीरे दक्षिणायन अर्थात मकर रेखा की ओर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी मैप फिर समझने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ पर स्थिति क्या हो जाती है, दक्षिणायन, देखिए सूर्य की स्थिति यहाँ पर दक्षिणायन हो जाती है। दक्षिणायन चले जाता है। अब यहाँ पर दक्षिणायन होने पर, सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होने पर यहाँ पर तापमान क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा तथा प्रेशर क्या होगा, लो होगा। वायुदाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब निम्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब होगा, निम्न वायुदाब होगा, और यहाँ पर क्या होगा, उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब तथा टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। निम्न तापमान तथा वायुदाब उच्च होगा। अब पवनें यहाँ से वापस मानसून का प्रतिगमन हो रहा है, अर्थात पवनें क्या हो रही है, वापस लौट रही है, जिसके कारण से पवनें स्थल से क्या कर रही है, अब जल की ओर गति कर रही है। ठीक है, पवनें क्या कर रही है, अब स्थल से जल की ओर गति कर रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब मानसून का प्रतिगमन होता है तो यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों का क्या होता है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें गति करती है, और इसके कारण से उत्तरी पूर्वी मानसून आता है। उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसके कारण से भारत में कहाँ पर वर्षा होती है, तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, भारत में जब मानसून का प्रतिगमन होता है तो इससे क्या होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है, अर्थात शरदकालीन या उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है, जो कि इन पवनों से वर्षा नहीं होती है, केवल यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर इससे वर्षा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह है मानसून का प्रतिगमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गतिक संकल्पना या फिर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण। देखिए
नेक्स्ट सिद्धांत है गतिक सिद्धांत, गतिक संकल्पना। गतिक संकल्पना या फिर अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, ITCZ, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण सिद्धांत, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, ITCZ सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्रिटेन के महान भूगोलवेता, ब्रिटिश भूगोलवेता, इसके प्रतिपादक कौन थे? ब्रिटिश भूगोलवेता फ्लोन, ठीक है। ब्रिटिश भूगोलवेता फ्लोन ने गतिक सिद्धांत या गतिक संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसे विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत, विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। गतिक सिद्धांत या गतिक संकल्पना या फिर अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण सिद्धांत को ही विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब विषुवत रेखा के आसपास का जो अभिसरण क्षेत्र विकसित होता है, ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास जो एक विषुवत अभिसरण क्षेत्र विकसित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, ITCZ कहा जाता है। कहाँ पर? विषुवत रेखा के आसपास जो एक अभिसरण क्षेत्र विकसित होता है उसे अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली दोनों व्यापारिक पवनों के मिलने से, जब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है उसकी ओर चलने वाली जो व्यापारिक पवनें होती है, दोनों ही व्यापारिक पवनों के मिलने से यहाँ पर क्या हो जाता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्या हो जाता है? मानसून, निम्न वायुदाब का जो ये क्षेत्र है ITCZ, ठीक है, वह मिलने से वहाँ पर क्या हो जाता है? ये मानसून की जननी के रूप में जाना जाता है। वापस रिपीट करता हूँ कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलने वाली दोनों व्यापारिक पवनों से निम्न वायुदाब वाला यह क्षेत्र क्या करता है? मानसून की उत्पत्ति करता है, ठीक है, मानसून की उत्पत्ति करता है। और मार्च के अंतिम दिनों में जब सूर्य जैसे ही उत्तरायण होता है वैसे ही क्या होता है? अभिसरण क्षेत्र जो ITCZ अभिसरण क्षेत्र है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, वह भी क्या होता है? उत्तर की ओर खिसकने लगता है, ठीक है। और ITCZ के उत्तर दिशा में स्थानांतरित होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवनें क्या हो जाती है? प्राय समाप्त हो जाती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें समाप्त हो जाती है। मई जून के महीनों में जो ये ITCZ है कर्क रेखा के समानांतर हो जाता है, जबकि जून के अंत तक एवं जुलाई के पहले सप्ताह में यह हिमालय की तलहटी में स्थित होता है। कौन? ITCZ, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ठीक है, यहाँ पर विषुवत रेखा, अब यहाँ पर जब ये पवनें चलती है विषुवतीय पछुआ पवनें, ठीक है, यहाँ पर विषुवत रेखा के आसपास जो ये विषुवतीय पछुआ पवनें चलती है, ठीक है, ये विषुवतीय पछुआ पवनें, ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी क्या बताया था मैंने आपको,
ये विषुवतीय पछुआ पवन है। मतलब जो ITCZ होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, धीरे धीरे सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है, ठीक है, सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ भी क्या होता है, खिसक करके उत्तर की ओर खिसकने लगता है, ठीक है। ये अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ठीक है, विषुवतीय पछुआ पवने हैं, ये विषुवतीय पछुआ पवने, ठीक है, ये विषुवतीय पछुआ पवने। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ITCZ अंतर उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है वो यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर की ओर खिसक जाता है, ठीक है। कब, जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो जाती है, ठीक है, जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो जाती है तो ये ITCZ पेटी क्या है, उत्तर की ओर खिसक जाती है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, और यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ठीक है, लो प्रेशर, ठीक है, सॉरी, हाँ, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है लो प्रेशर, और यहाँ पर होता है हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब का क्षेत्र। तो पवनें सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है, और जब ITCZ अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उत्तर दिशा में स्थानांतरित होने के कारण यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवनें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनें समाप्त हो जाती है, ठीक है, आगे नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। और समाप्त होने के कारण ही मई जून के महीनों में जब ये ITCZ है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, वो कर्क रेखा के समानांतर हो जाता है मई जून में, ठीक है, तथा जून के अंत तक एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह तक ये क्या हो जाता है, हिमालय के समानांतर, यह हिमालय के पास, हिमालय की तलहटी में स्थित होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें कि जब सूर्य महान मैदान के ऊपर सीधा चमकता है, महान मैदान के ऊपर मतलब जो कर्क रेखा है वहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है, तो भारत के लगभग मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और उसका प्रकाश लगभग संपूर्ण भारत पर समान रूप से पड़ने लगता है। तो जब मैदानी भाग पर सीधा चमकता है तो जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, यह भाग बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर, लो प्रेशर या निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है यहाँ पर। और निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाने के बाद में फिर ITCZ स्थानांतरित होने के पश्चात यहाँ पर क्या हो जाता है, भूमध्य रेखा महान मैदान के ऊपर स्थित हो जाती है, ठीक है, भूमध्य रेखा महान मैदान के ऊपर स्थित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, जो कि कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वह तेज़ी से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यह फिर तेज़ी से क्या हो रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ रहा है। मतलब लो प्रेशर कहाँ पर हो गया क्रिएट, कर्क रेखा के उत्तर की तरफ, या फिर हिमालय की तलहटी तक जून जुलाई के समय तक। तो वहाँ पर जो भी ITCZ वहाँ पर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ जाता है, तो शीतकाल में यह ITCZ फिर सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण वापस क्या हो जाता है, दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी प्रकार से पवनों की दिशा भी क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होने लगती है। यही उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाता है, ठीक है। पहला संस्थापित संकल्पना या क्लासिकल हाइपोथेसिस के अनुसार तो बताया गया था कि पवनें सदैव क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और उसमें क्या होता है, स्थल भाग देरी से गर्म होता है और जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि जलीय भाग देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है, जिसके कारण पवनें सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जबकि इसमें बताया गया है फ्लोन का जो गतिक संकल्पना है या ITCZ है सिद्धांत है, इसमें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये क्या हो जाता है, सूर्य की स्थिति के अनुरूप क्या हो जाता है, ये उत्तर की ओर। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ भी उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण से लो प्रेशर कहाँ पर बन जाता है, हिमालय की तलहटी तक ITCZ का निर्माण होने से वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पवनें क्या हो जाती है, जब ITCZ स्थानांतरित होकर के उत्तरी गोलार्ध में हिमालय की तलहटी में पहुँच जाता है तो व्यापारिक हवाएं वहाँ पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से जब सूर्य वापस दक्षिणायन में होता है
तो सूर्य दक्षिणायन में होने के साथ साथ क्या हो जाता है, फिर ITCZ भी खिसक जाता है, और ITCZ खिसक करके वापस क्या हो जाता है, दक्षिण की तरफ आ जाता है, जिससे फिर पवनें भी क्या होती है, पवनों की दिशा भी बदल जाती है। यहाँ पर ITCZ जो ही दक्षिण की तरफ खिसकता है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है और नीचे लो प्रेशर बन जाता है। तो उससे पवनें फिर स्थल भाग से जल भाग की ओर, अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर पवनें चलने लगती है, जिसे कि उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम। देखिए मित्रों, जेट स्ट्रीम या फिर जेट स्ट्रीम सिद्धांत देखिए मित्रों, जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, टी यीन ने, MT यीन ने जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुरूप यीन का मानना था कि मानसून की उत्पत्ति एवं संचलन कई वायुमंडलीय दशाओं से प्रभावित होती है, और जिसके कारण से उच्च स्तरीय वायु संचरण होता है, जो सौरमंडल की ऊपरी परत में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में भूमध्य सागर से बहुत तेज वेग से क्या होती है, चलती है, जिसे कि जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में मित्रों हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी सिद्धांत के साथ साथ हम अगले और सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू मित्रों।